गाइस जैसे कि हमने देखा सभी एस रैंकर्स मिलकर जेजू आइलैंड पर अटैक कर देते हैं और सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग काफी स्मूथली जा रहा होता है। पर ब्लैक आंट की एंट्री से सब कुछ बदल जाता है और वो एस रैंकर्स को ऐसे मार रहा होता है जैसे कि वो कीड़े मकोड़े हों। और इतना सब कुछ हो रहा और हमारे हीरो की एंट्री ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। जिस वजह से जिनवू अपनी शैडो एक्सचेंज की पावर का यूज करता है। तो गाइस देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। वैसे तो जिनवू की आर्मी ने आर्ट्स को रोक रखा होता है, पर थोड़ी सी शैडोज उन आर्ट्स के साथ नहीं लड़ सकते, जिस वजह से आयरन, इग्रिस और फैंग मिलकर उन आर्ट्स को मारना स्टार्ट कर देते हैं। पर सभी एस रैंकर्स को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार ये चीजें क्या हैं, क्योंकि अगर आपको याद हो कि जब जिनवू की रीइवैल्यूएशन हुई थी तब जिनवू ने अपनी पावर का इस्तेमाल एक बंद कमरे में किया था, जिस वजह से किसी को भी जिनवू की शैडो आर्मी के बारे में नहीं पता था। और वो सभी लोग ये देखकर और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि आखिरकार जिनवू वहाँ पर क्या कर रहा है। और जिनवू सभी को हेल्थ पोशन को देखकर सभी के जख्मों को ठीक कर देता है। पर हम देखते हैं उस हेल्थ पोशन का चा पर कोई असर नहीं हो रहा होता, जिस वजह से जिनवू ये डिसाइड करता है कि उसे जल्द से जल्द उन सभी को वहाँ से बाहर निकालना पड़ेगा। पर जिनवू के कुछ करने से पहले ही ब्लैक आंट की वहाँ पर एंट्री हो जाती है और यहाँ पर कैमरा खराब होने की वजह से लाइव टेलीकास्ट भी बंद हो जाता है, जिस वजह से ऑडियंस और चेयरमैन गो काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तब ब्लैक आंट के ऑरा को देखकर सारे एस रैंकर्स फिर से कांपना स्टार्ट कर देते हैं। पर जिनवू ब्लैक आर्ट के सामने अपना ऑरा फ्लेक्स करना स्टार्ट कर देता है और सभी एस रैंकर्स को ये समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार जिनवू जैसा एक मेज लड़ाई के मैदान में कूदा क्यों है, और वो भी अकेले। तब जिनवू के ऑरा को देखकर ब्लैक आंट जिनवू से पूछने लगता है कि क्या वो ह्यूमंस का किंग है। पर जिनवू इसका जवाब देने की जगह ये देखकर ज्यादा हैरान हो रहा होता है कि एक चींटी बोल भी सकती है। तो अब जब काफी ज्यादा खतरनाक लड़ाई स्टार्ट होने वाली है तो कैमरा अपने आप को ठीक करके लाइव टेलीकास्ट को फिर से स्टार्ट कर देता है और सभी लोग जिनवू को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। और तब यहाँ पर एक्शन स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पर ब्लैक आंट और जिनवू एक दूसरे को एक एक पंच मारते हैं और हम देखते हैं वो अपनी जगह से टच से मस ही नहीं होते। तब सभी एस रैंकर्स को भी शक होने लगता है कि क्या जिनवू सच में एक मेज टाइप एस रैंकर है, क्योंकि अगर वो मेज टाइप होता तो वो एस रैंक हीलर की तरह पीछे से ही अपनी पूरी की पूरी टीम को सपोर्ट करता। पर यहाँ पर तो जिनवू एक स्ट्राइकर बना फिर रहा है और वो भी इतना ज्यादा ताकतवर कि जिस ब्लैक आंट के सामने कोई टिक भी नहीं पा रहा था उसका मुक्का खाकर भी जिनवू अपने पैरों पर खड़ा होता है और ऐसे एक्सप्रेशन दे रहा होता है जैसे कि उसे एक छोटी सी चींटी ने मारा हो। तब हम उनकी काफी ज्यादा कमाल की लड़ाई देखते हैं और उन दोनों की ऑरा को देखकर तो सभी की आंखें फटी की फटी ही रह जाती हैं। तब ब्लैक आर्ट को भी समझ में आ जाता है कि उसका ओपोनेंट कोई मामूली ह्यूमन नहीं है, जिस वजह से वो अपनी पॉइजनस जीप से जिनवू पर हमला कर देता है, जिससे कि जिनवू पैरालाइज हो जाता है। तब हमें थोड़ा सा बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जापान हंटर के मैनेजर को ये समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार गोटो कैसे मर गया, और ऊपर से उन्होंने 6 और एस रैंकर्स को खो दिया, जिस वजह से बेचारों का प्लान तो फ्लॉप ही हो चुका है, क्योंकि वो आए तो कोरियन हंटर्स को खत्म करने थे। पर अब उन बेचारों के पास ही 3 हंटर्स बचे होते हैं, जिसमें से एक तो पूरी तरह से डर ही चुका होता है। और वैसे ऐसा हो भी क्यों ना हो, क्योंकि बेचारे ने गोटो को ब्लैक आर्ट के साथ लड़ते हुए देखा है। तब यहाँ जिनवू स्किल की मदद से अपने पॉइजन को नलीफाई कर देता है और ब्लैक आर्ट को एक जोरदार पंच मारता है, जिस वजह से ब्लैक आर्ट को समझ में आ जाता है कि उसका सामना एक ह्यूमन से नहीं बल्कि एक किंग से है, जिस वजह से वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेता है। और हम देखते हैं वो जिनवू के ऊपर काफी ज्यादा भारी भी पड़ रहा होता है। पर तभी जिनवू की एक स्किल अपग्रेड हो जाती है, जिस वजह से जिनवू ब्लैक आर्ट के जानलेवा हमले से बच जाता है और उस ब्लैक आर्ट को इतनी बुरी तरह धोना स्टार्ट कर देता है कि उस बेचारे ब्लैक आर्ट को तो समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार उसके साथ चल क्या रहा है। वैसे तो ब्लैक आर्ट के पास रीजनरेशन की पावर होती है, पर जिनवू उसके ऊपर इतनी तेजी से हमला कर रहा होता है कि बेचारे को भागने के अलावा कोई चारा दिखाई नहीं दे रहा होता, जिस वजह से वो अपने हाथों और पैरों को रीजनरेट करके वहाँ से भागना स्टार्ट कर देता है। पर अब तो चेयर के मुंह में खून लग चुका है, तो जिनवू उसे ऐसे कैसे जाने दे सकता है। और हम देखते हैं जिनवू उसे पकड़कर इतनी तेजी से हमला करना स्टार्ट करता है कि बेचारे की रीजनरेशन भी किसी काम नहीं आ रही होती, और इस तरह जिनवू इस लड़ाई को जीत जाता है। वैसे तो यहाँ पर बहुत सारी चींटियां अभी भी मौजूद होती हैं, पर अब क्योंकि उनका राजा और रानी दोनों मर चुके हैं तो वो आखिरकार अब कर भी क्या लेंगे, जिस वजह से उनके पास वापस जाने के अलावा कोई चारा बचता ही नहीं है। पर यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि चाक की कंडीशन काफी ज्यादा बिगड़ चुकी होती है और तब जिनवू उसके ऊपर एलिक्सर ऑफ लाइफ का यूज करने का भी ट्राई करता है, पर उसका भी कोई फायदा नहीं होता। और क्योंकि अभी जिनवू की शैडो एक्सचेंज को अभी टाइम होता है तो उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार अब वो चाक को बचाए कैसे। देखा जाए तो इनकी एंडिंग यार मुझे पसंद नहीं आई यार, ऐसे मौके पर कौन एंड करता है।
वैसे गाइस आपने इस एपिसोड का टाइटल पढ़ा, आर यू द किंग ऑफ ह्यूमंस? पहले तो मुझे लग रहा था कि शायद ये वैसे ही लिखा हुआ है, पर अगर देखा जाए तो ये टाइटल जिन्वू के ऊपर पूरा सूट करता है। वैसे हमने इसके बारे में पहले भी डिस्कशन की थी कि ब्लैक आंट किंग को ढूंढ रहा है और यहाँ पर जिन्वू ही है जो किंग है। इस वजह से नहीं कि वो सबसे ज्यादा ताकतवर है, इस वजह से क्योंकि उसके लड़ने का स्टाइल बाकियों से काफी ज्यादा अलग है। क्योंकि अगर आपको बारूका और फैंग के साथ लड़ाई याद हो तो वहाँ पर जिन्वू ने अपनी आर्मी का काफी अच्छे से इस्तेमाल किया था और साथ ही साथ जिन्वू जब डीमन कैसल पर भी चढ़ रहा था तब भी उसने अपनी आर्मी का काफी अच्छे से इस्तेमाल किया था। वो एक स्ट्रेटेजी को यूज करके अपने दुश्मनों को ढूंढ रहा था और उन्हें मार रहा था, जैसे कि एक किंग करता है। और अगर मैं बात करूं चेस में भी सबसे पहले प्यादों को आगे बढ़ाया जाता है और जब तक किंग की बारी नहीं आती या फिर किंग को नहीं लगता कि अब मुझे आगे बढ़ना चाहिए तब तक किंग अपना मूव नहीं बढ़ाता। और यहाँ पर भी आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जिन्वू ब्लैक आंट के साथ लड़ता है, मतलब कि एक किंग के साथ लड़ रहा है और जो उसकी आर्मी है वो जिन्वू की आर्मी के साथ लड़ती है जो कि एक किंग को पोर्ट्रे कर रहा है। और अगर मैं गाइस फाइटिंग स्टाइल की बात करूं और एनिमेशन की बात करूं तो वो तो सच में काफी ज्यादा कमाल की थी। और पता नहीं क्यों मुझे ना इसके जो से फाइटिंग स्टाइल था और एनिमेशन क्वालिटी थी ये डीमन स्लेयर और वन पीस जैसी लग रही थी, क्योंकि लड़ाई के टाइम काफी सारे कलर्स हमें देखने को मिले हैं जो कि हमने डीमन स्लेयर की लड़ाइयों के अंदर ज्यादातर नोटिस किया है। और वन पीस के अंदर भी जब हाकीज का यूज किया जाता है तब भी हमें कलरफुल लाइंस देखने को मिलती हैं, जो चीज हमने इस एपिसोड के अंदर भी देखी। और गाइस आपने एक चीज नोटिस की है कि जब ब्लैक आंट जिन्वू से डरकर भाग रही होती है तो वो एग्जैक्ट सीन हमें जेजेके में भी देखने को मिला था जब माहितो इटाडोरी से डर के भाग रहा होता है, क्योंकि उसे ब्लैक आंट की तरह पहले तो काफी ज्यादा मजा आ रहा होता है, पर जब उसे पता चलता है कि अब उसके सामने उसकी मौत खड़ी है तब वो भी डर के मारे भागने लगता है। वैसे गाइस आपने एक चीज और नोटिस की होगी कि जैसे जैसे एनीमे आगे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे हमें दिखाया गया कि जिन्वू की जो सा इमोशंस है वो कम होते जा रहे हैं, वो एक तरह का फीलिंगलेस होता जा रहा है। वैसे तो हमने उसकी माँ के प्रति उसके इमोशंस को देखा था, पर बाकी हंटर्स के लिए उसके पास कोई हमदर्दी नहीं थी, वो हमेशा उनसे अलग ही रहता था। पर यहाँ पर जब उनके ऊपर खतरा आया तो वो अपनी परवाह किए बिना वहाँ पर उन्हें बचाने आ गया और ऊपर से उसने कुछ शैडोज को उनके साथ भी भेजा था कि अगर जरूरत पड़े तो वो शैडो एक्सचेंज का यूज करके उनकी मदद करने वहाँ पर आ सके या फिर वो शैडोज उन्हें बचा सके। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो सा जिन्वू है उसे चाह की कितनी ज्यादा फिक्र होती है और नॉट ओनली चाह, वो बाकी एस रैंकर्स को भी अपना हीलिंग पोशन देकर उन्हें ठीक करता है। वैसे तो इस एपिसोड के अंदर काफी सारे एक्साइटिंग मूवमेंट्स थे, पर जब सभी को पता चलता है कि जिन्वू वहाँ पर आ चुका है तब हमें ना वो वाली एक्साइटमेंट फील नहीं होती, क्योंकि मानवा के अंदर काफी सारे ऐसे सीन्स थे जहाँ पर ऑडियंस ने जिन्वू को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया होता है और वो लड़ाई के दौरान एस रैंकर्स को काफी ज्यादा चीयर भी कर रहे होते हैं। पर जब वो देखते हैं कि जिन्वू एस रैंकर्स को बचाने के लिए वहाँ पर आ चुका है तो उनकी एक्साइटमेंट का कोई ठिकाना ही नहीं रहता और वो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। पर यहाँ पर क्योंकि हमें उसके बारे में कुछ बताया नहीं गया था तो हम उस चीज को फील भी नहीं कर पाते, हमें ऐसा लग रहा था कि एक नॉर्मल सा सीन है, वो आया और चला गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वैसे ये बात हम जिन्वू की एंट्री के लिए भी कह सकते, क्योंकि उसकी एंट्री इतनी ज्यादा फीकी थी कि एस रैंकर्स को भी ये एहसास नहीं होता कि जिन्वू वहाँ पर आ चुका है। वो तो जब जिन्वू उनके पीछे से उनके सामने आता है तब उन्हें पता चलता है कि वहाँ पर जिन्वू आ चुका है। वैसे बीच में ना एक मजेदार सीन भी था जहाँ पर जिन्वू और ब्लैक आंट एक दूसरे को टीज करने में लगे होते हैं, जहाँ पर एक दूसरे को ह्यूमन कह रहा होता है और दूसरा पहले को चीटी कह रहा होता है। वैसे गाइस आपने न्यूज पढ़ी है, कहा जा रहा है कि जो सोलो लेवलिंग है इतनी ज्यादा फेमस हो चुकी है कि अब ये सोचा जा रहा है कि अब काफी सारी फेमस मानवास को एनिमे में कन्वर्ट किया जाए, जिसका मतलब ये है कि हमें आने वाले टाइम में काफी सारी अमेजिंग मानवास की एनिमे अडेप्टेशन देखने को मिलने वाली है। और आजकल तो जो एनिमेस की क्वालिटी है वो भी काफी ज्यादा अच्छी हो चुकी है, क्योंकि जब से डीमन स्लेयर ने एनिमेशन का एक लेवल सेट किया है तब से सबकी ये एक्सपेक्टेशन हो चुकी है कि हमें उस लेवल की या फिर उससे बेटर एनिमेशन देखने को मिले। और एनिमेशन स्टूडियोज भी अब इसी चीज पर फोकस कर रहे हैं और आई थिंक सो यही वो कारण है जिस वजह से सोलो लेवलिंग के अंदर ना हमें काफी सारे कट सीन्स देखने को मिले, मतलब कि काफी सारे ऐसे सीन्स थे जो इन्होंने काट दिए और इनका मेन फोकस एक्शन सीन्स के ऊपर था। और मैंने ना काफी सारी इंस्टाग्राम पोस्ट भी देखी थी जहाँ पर लोग भी इस बारे में डिस्कशन कर रहे थे, क्योंकि गाइस जैसे कि मैंने पहले भी सारी ये बातें की हैं कि एक एनिमे के अंदर पता क्या होता है, एनिमे की स्टोरी तो जरूरी होती है पर उसके जो से कैरेक्टर्स होते हैं वो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि अगर आप ना जो भी पुराने एनिमेस थे जो काफी ज्यादा फेमस है जैसे कि वन पीस, नारुतो या फिर ब्लीच ले लो, वो इतने ज्यादा फेमस पता क्यों है? इस वजह से नहीं कि वो बहुत ज्यादा बड़े हैं या फिर वो बहुत ज्यादा फनी है, एक्चुअल में उनकी जो सी स्टोरी है वो तो अच्छी होती है पर जो उनके कैरेक्टर्स होते हैं वो भी स्टोरी के साथ साथ इवॉल्व होते रहते हैं
और हमें उनकी बैक स्टोरीज और उनके साथ इमोशनली कनेक्ट करवाया जाता है। क्योंकि आप गाइस एक बार सोच के देख, अगर सोलो लेवलिंग के अंदर कोई कैरेक्टर मर जाए आपको कोई फर्क पड़ेगा? आप कुछ फील करोगे कि आप गाइस ये वाला बंदा मर गया वगैरह वगैरह, कुछ ऐसा आप फील करोगे? नहीं करोगे ना। पर अगर मैं ना डीमन स्लेयर की बात करूं तो आपको याद होगा जब रेंगोकू की मौत हुई थी तो हमें कितना ज्यादा दुख फील हुआ था कि यार ये क्यों मर गया कैरेक्टर, क्योंकि हम उसके साथ कनेक्ट किए थे। पूरी की पूरी एक मूवी उसके ऊपर डेडिकेटेड थी। पर सोलो लेवलिंग के अंदर ये चीज मिसिंग है और मैं नहीं चाहता कि आने वाले टाइम के अंदर जितने भी एनिमे आए वहां पर एनिमेशन क्वालिटी के चक्कर में वो इन चीजों को इग्नोर कर दे। क्योंकि आप रेंगोकू को देख लो, एस को देख लो या फिर इताची को ही देख लो, उनके कैरेक्टर्स ऐसे थे जो कि थोड़े टाइम के लिए ही एनिमे में आए थे, पर उनके साथ हमारी बॉन्डिंग ऐसी कराई गई कि उनका इम्पैक्ट एनिमे से ज्यादा हो गया, जिससे कि हमें पता चलता है कि कैरेक्टर्स के साथ कनेक्शन कितना ज्यादा जरूरी है। बाकी गाइस आपके क्या विचार है मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट के अंदर मैं व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे रहा हूँ, आप प्लीज उसे ज्वाइन जरूर कर लेना, क्योंकि उसके अंदर हम बिहाइंड द सीन और आने वाले टाइम में हम क्या क्या करने वाले हैं उसके बारे में अपडेट डालते रहते हैं। बाकी गाइस नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हैं।